नमस्कार। 12वीं कक्षा का आज के इस ऑनलाइन कालांश में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कविता नंबर 3, बात सीधी थी पर। तो इसके जो कवि हैं वो हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी का जो जीवन काल है वो 19 नवंबर 1927 से लेकर 15 नवंबर 2017 तक रहा है। तो ये एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में उभरे हैं। तो इन्होंने अपनी बात को इस कविता के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा सा सारांश कि हम देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस कविता में। तो कवि क्या कहना चाहता है कि अपनी सीधी सरल बात को वो स्पष्ट रूप से अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो भाषा के चक्कर में ऐसा उलझता है कि वो अपने कथ्य को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता और उसमें उलझता ही चला जाता है। इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो अपने शब्दों को घुमाता है, फिराता है और इस तरह से वो अपने कथ्य को सुलझाने का प्रयास करता है और कहता है कि या तो मेरी बात बन जाए या फिर मैं इस भाषा के दुरुस्ता से उसे बाहर निकल आऊं। तो कभी ऐसा नहीं कर पाता। तो इसका उद्देश्य यही है कि अगर कोई कवि रचना करता है यानी कविता लिखता है तो सबसे पहले उसे अपने शब्दों को अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप में लिखने का अभ्यास कर लेना चाहिए, अर्थात उसे आडंबरहीन भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम अपनी व्याख्या। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह बाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण जी ने बताया है कि किस तरह से उसकी एक सरल सहज बात भाषा के चक्कर में उलझ जाती है। तो आइए आगे क्या बताते हैं। बात सीधी थी, कवि कहता है कि मेरी बात सरल और सीधी सादी थी, लेकिन एक बार मैं भाषा के चक्कर में फंस गया, अर्थात मैंने अच्छी भाषा का प्रयोग करने के कारण मैं आडंबर या चमत्कृत भाषा में ही फंस गया, उलझ गया, जरा टेढ़ी फंस गई और उसी में मेरा जो कथ्य है वो भी उलझ कर रह गया। उसे पाने की कोशिश में, यानी मैं अपनी कविता को, अपनी रचना को अच्छी बनाने के लिए उसको मैं क्या करता हूँ और अपनी अच्छी कोशिश करता हूँ, भाषा के शब्दों को उलटता हूँ, पलटता हूँ, यानी इधर उधर करता है, घुमाता फिराता है शब्दों को कि उसका कथ्य सरल सहज रूप में कहा जाए। लेकिन वो क्या सोचता है कि उसकी बात या तो बन जाए, बात बन जाए मतलब वो अपनी अभिव्यक्ति को सरल सहज तरीके से कह दे, या फिर वो भाषा से बाहर आए, यानी जिस चमत्कृत भाषा का उसने प्रयोग किया है वो उससे बाहर निकल जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा क्या होती है? मुश्किल। लेकिन कवि के साथ ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, वो भाषा के जाल में उलझता ही चला जाता है, अर्थात वो भाषा के सरल सहजता को खो देता है और जो उसकी बात है, जो उसका कथ्य है वो और भी मुश्किल हो जाता है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। वैसे तो आसान ही है ये कविता, लेकिन फिर भी आपको आसानी रहे इसलिए मैं इसमें कुछ बताती हूँ। तो बात का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति यानी कथ्य, ठीक है। तो उसमें कोशिश क्या होता है? प्रयत्न। और पेचीदा क्या होता है? पेचीदा होता है मुश्किल, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम भावार्थ देखते हैं तो भावार्थ में क्या बताने की कोशिश की है कवि ने? कवि ने बताया है कि कवि सरल सहज अभिव्यक्ति कहना चाहता है, यानी अपनी बात को सरल तरीके से बताना चाहता था, लेकिन वो आडंबरहीन भाषा के चक्कर में फंस जाता है। तो इसलिए यहाँ इसने चेतावनी के रूप में भी कहा है और आगे प्रेरणा दी है कवियों को कि अगर कोई भी अपनी बात सरल सहज तरीके से कहता है तो वही अधिक प्रभावशाली बनती है। तो यहाँ पर कवि ने आग्रह किया है कि वो अपनी बात को सरल सहज तरीके से ही पाठकों तक पहुँचाए। भाषा यानी तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, ठीक है। और जर्रा, टेढ़ी,
हंसना, ये क्या है, उर्दू शब्दों का भी किसने प्रयोग किया है। और एक बात है, जो ये रचना है ये कवि ने किस उसमें की है, कौन से छंद में की है, मुक्तक छंद में, ठीक है, यानी खुलेपन में। इसमें जो लघु है, गुरु है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता। और अलंकार देखना, उल्टा पलटा, इसमें तोड़ा मरोड़ा, क्या है इसमें, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इसमें भी घुमाया फिराया, इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो साथ साथ इसमें क्या है, पुनः पुनः दो शब्द आए हैं, तो इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो ये आपके हैं अलंकार। तो भाषा सौंदर्य यानी भाव सौंदर्य में हम क्या लिखते हैं, भावार्थ लिखते हैं कि कवि के कहने का भाव क्या होता है। और जो शिल्प सौंदर्य होता है या काव्य सौंदर्य होता है, उसमें हम उसकी भाषा के बारे में बताते हैं कि उसने अपनी भाषा में कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, किन अलंकारों का प्रयोग किया है। तो इसमें प्रसाद गुण है, शांत रस है। तो ये थी आपकी पहला पद। तो बच्चों हमने एक पंक्तियां या एक पद्यांश हमने पढ़ लिया है। अब आगे दूसरा पद्यांश देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब कवि यहाँ क्या समझाना चाहता है कि वो जो उसकी कथ्य थी, उसकी बात थी, वो भाषा के चक्कर में उलझती ही चली जा रही थी। तो कवि क्या कहता है कि मुझे पता था कि मेरी बात भाषा के चक्कर में फंस गई है और मैंने उस सारी स्थिति को धैर्यता से समझे बिना ही, जैसे पेज खोलने की बजाय उसे क्या कर देते हैं, जोर जबरदस्ती से उसे कस देते हैं, तो क्या होता है, उस पेंच की क्या होता है, चूड़ियां मर जाती हैं। उसी तरह कवि समझाना चाहता है कि मैंने अपनी सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना ही, यानी मैंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया कि क्या समस्या है, तो उसकी वो मैंने पेंच की तरह, यानी जैसे पेंच को खोलने की बजाय उसे कस देते हैं और उसकी चूड़ी मर जाती है, इसी तरह से कवि भी क्या है, अपने शब्दों को अपने कविता में ठूंसता चला जा रहा है। क्योंकि इस कर्तव्य पर कवि कहता है कि मुझे अपने इस कार्य पर साफ सुनाई दे रही थी, मुझे पता था, मुझे स्पष्ट था इस बात का कि मैं अपनी बात सरल सहज भाव में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या कहता है कवि, मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनों को शाबाशी और वाहवाही। तो कवि कहता है कि जब मैं अपनी बात को सरलता से कह ही नहीं पाया, तो इस पर भी सभी लोग मेरे इस कार्य पर मुझे क्या कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, मेरी कविता की प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें इसने क्या कहा है, तमाशबीन, तमाशबीन होता है तमाशा देखने वाले, तमाशबीन क्या होता है, तमाशा देखने वाले। तो कहता है कि इस संसार में लोग झूठी प्रशंसा कर देते हैं और क्या कर, तो कभी कुछ भी करता है तो उस पर ही वाह वाह कर देते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। तो कवि कहता है कि मुझे अंत में, कि जब मैं भाषा के चक्कर में उलझा तो मुझे इस बात का ही डर लग रहा था कि मैं अपनी बात को नहीं कह पाऊंगा, और अंत में हुआ भी यही, कवि के साथ ऐसा ही होता है। और क्या करता है, वो जोर जबरदस्ती से जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया था वो उस पेज की तरह क्या हो जाते हैं, उनकी भी चूड़ी मर जाती है, अर्थात उसका कथ्य प्रभावहीन हो जाता है और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, जो उसकी बात थी वो भाषा में ही उलझती चली गई थी। तो ये था इसमें। दूसरे पद में क्या बताया है इसने, पेंच का उदाहरण लिया है कि जो पेंच होता है अगर उसे ज्यादा जोर से कस दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। तो इसी प्रकार कवि ने भी क्या बताया है कि जो कवि अपने शब्दों का सार्थक प्रयोग नहीं कर पाते, अर्थात उन्हें व्यवस्थित रूप से नहीं लिख पाते, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। आगे देखिए, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो कवि क्या कहता है, अंत में कवि भी बिल्कुल पूरी तरह से परास्त हो जाता है, हार जाता है ऐसा करते करते। तो वो क्या कहता है कि मैंने, जैसे कील होती है ना, कील को सिर्फ एक ही जगह ठोक सकते हैं, दूसरी जगह उसका प्रयोग नहीं होता। तो उसी प्रकार कवि कहता है कि मेरा जो कथ्य है वो भी कील की तरह क्या हो गया था, उलझ गया था, अर्थात वो भी बेकार हो गया था। ऊपर से ठीक ठाक मेरी जो कविता है वो देखने में तो अच्छी भली लग रही थी, यानी ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर में उसके शब्दों में न तो ताकत थी न कसाव था, अर्थात वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, प्रभावहीन हो गई थी। बात ने
जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो कवि यहाँ पर एक बात अंत में समझाना चाहता है, एक चेतावनी देता है कि जो मेरी कथ्य है, जो मेरी बात है, वो एक शरारती बच्चे की तरह मुझे ताने मार रही है, मुझे व्यंग्य कसते हुए कह रही है कि क्या तुमने शब्दों का खेल नहीं आता, अर्थात शब्दों को व्यवस्थित रूप से बनाना या उसका मेल करना नहीं आता। तो जब मैं पसीना पोंछ रहा था, अर्थात कभी अपना ऐसा करते करते वो क्या हो जाता है, उस पर पसीना, शरीर पर पसीना आ जाता है। तो कभी जब अपना पसीना पोंछता है तो वो बात उसे व्यंग्य के रूप में कहती है कि तुमने अपनी भाषा को सहूलियत से यानी सावधानी से बरतना आज तक नहीं सीखा है, अर्थात तुम अच्छे कवि नहीं हो क्योंकि तुम अपनी बात को सरल सहज तरीके से नहीं कह पा रहे हो। तो ये था इसकी व्याख्या। तो आप देखते हैं हम धैर्य क्या होगा, धीरता। कुछ शब्दार्थ ये धीरता और कर्तव्य क्या होगी, कार्य। ठीक है। तमाशबीन, तमाशा देखने वाले। शाबाशी करना, प्रशंसा करना। चूड़ी मर जाना, चूड़ी मर जाना का यहाँ पर प्रतीकात्मक जो अर्थ निकलता है वो है बात का प्रभाव नष्ट हो जाना। और यहाँ पर क्या है, ऊपर से ठीक ठाक। अब ठीक ठाक, ठीक ठाक में ठहर है कि आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या बना, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। ताकत मतलब बल या उसकी जो शक्ति है वो खत्म हो गई। शरारती बच्चे, तो देखना यहाँ पर बात में जो एक शरारती बच्चे की तरह इसकी तुलना की है इसमें, तो यहाँ पर क्या हुआ, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार बनता है इसमें शरारती बच्चे की तरह। पसीना पोंछना, पसीना पोंछना में क्या है, मुहावरे का सार्थक प्रयोग कवि ने किया है। सहूलियत से बरतना, ये भी मुहावरा है यानी सावधानी से बरतना। तो पीछे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्न अलंकार का सुंदर और सार्थक प्रयोग कवि ने अपनी इस अंतिम पंक्ति में किया है कि किस तरह से व्यंग्य के रूप में उसकी बात उसे हिताना दे रही है। तो ये थे आपके शब्दार्थ और अलंकार। तो इसमें मैंने पहले भी बताया है कि ये जो कविता है ये मुक्तक छंद में रचित है और इसमें कवि ने प्रेरणा दी है कि एक अच्छा कवि बनने के लिए शब्दों के साथ खेलना जरूरी है, अर्थात शब्दों के खेल से ही कविता बनती है। जब हम सरल सहज बात पाठकों तक पहुंचाते हैं तो उन पर वो कविता या जो रचना है वो अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है। तो ये थे मुक्त छंद हो गया, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार का सार्थक प्रयोग हो गया, कुछ मुहावरों का प्रयोग इसने किया है। तो इसमें उर्दू शब्दों का भी प्रयोग, जैसे तमाशबीन है, साफ है, जबरदस्ती है, ये क्या है, उर्दू के शब्द हैं। तो उर्दू के शब्दों का भी सार्थक